एपिसोड 525। बच्चा मन का सच्चा। राजलक्ष्मी का फोन उठाने के बाद अनिका बड़े ही ध्यान से राजलक्ष्मी की बातें सुन रही थी। वो अनिका को जो कुछ भी कह रही थी वह बातें रोहित के कान तक नहीं पहुंच पा रही थी। रोहित बड़े ही ध्यान से अनिका का हर एक्सप्रेशन नोट कर रहा था, मगर हमेशा की तरह अनिका के चेहरे पर किसी भी तरह का एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहा था। वह बस बड़े ही ध्यान से राजलक्ष्मी की बातें सुनकर कभी हाँ या ना में उसकी बातों का जवाब दे रही थी। कुछ देर बाद अनिका ने उसका फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और पास खड़े नौकरों से कहा, बच्चे को उसके कमरे में ले जाओ। अनिका का ऑर्डर मिलते ही एक नौकर दौड़कर अलेक्जेंडर के पास गया ताकि उसका हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले जाए, मगर जैसे ही नौकर ने अलेक्जेंडर का हाथ पकड़ने की कोशिश की, अलेक्जेंडर ने एक झटके से उसे रोकते हुए कहा, प्लीज बिना मेरी परमिशन मुझे कोई टच नहीं करेगा, यह अच्छे मैनर्स नहीं है। रोहित जानता था कि अलेक्जेंडर जो कुछ भी कह रहा था वैसे तो वह सच था, मगर वह किसी भी तरह इस वक्त अलेक्जेंडर का यह स्वभाव अनिका के सामने निकलने नहीं देना चाहता था। अनिका बड़े ही ध्यान से अपने दोनों हाथ फोल्ड करके अलेक्जेंडर को देखने लगी थी। अलेक्जेंडर कमरे से बाहर निकलने के लिए नौकर के आगे चलने लगा। नौकर भी ठीक है उसका पीछा करते हुए कमरे से बाहर जाने लगा। दरवाजे तक पहुंचने के बाद अचानक अलेक्जेंडर चलते चलते रुक गया। उसने मुड़कर रोहित की ओर देखा और कहा, पापा, क्या मैं बेसमेंट जाकर उन्हें खाना दे सकता हूँ? इस बार अलेक्जेंडर की बात सुनकर रोहित को कम से कम इस बात की तसल्ली हुई कि अलेक्जेंडर में कुछ क्वालिटीज थी जो साबित कर रही थी कि उसके अंदर भी एक इंसान का दिल है। अलेक्जेंडर शायद रश्मि को भूखा नहीं देख सकता था, इसलिए उसके लिए खाना ले जाना चाहता था। यह सोचकर रोहित ने सिर्फ हाँ में अपना सर हिला दिया। अलेक्जेंडर कमरे से बाहर निकलने से पहले फिर से अपनी जगह पर रुक गया और मुड़कर रोहित से पूछने लगा, क्या मैं उनके लिए खाना ले जा सकता हूँ? रोहित ने फिर से हाँ में अपना सर हिला दिया। रोहित का इशारा देखते ही एक नौकर जल्दी से अलेक्जेंडर के पास गया और कहने लगा, चलो बेटा, मैं तुम्हें किचन में लेकर जाता हूँ, वहाँ तुम्हें जो भी पसंद हो वह अपने साथ ले जाना। नौकर की बात सुनते ही अलेक्जेंडर ने अपने दोनों हाथ अपने कमर पर रख लिए और कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हारे किचन में तो काफ़ी वायलेंस होता होगा। तुम छोटे छोटे जानवरों को और पक्षियों को, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे किचन में। कुछ देर सोचने के बाद अलेक्जेंडर ने नौकर से पूछा, क्या तुम्हारे पास वेजिटेबल है? नौकर ने कहा, हाँ हाँ, हमारे पास तरह तरह के वेजिटेबल्स है, आप जो भी सब्जी कहेंगे हम तुरंत बना देंगे। इस बात पर नौकर को टोकते हुए अलेक्जेंडर ने कहा कि तुम लोगों को इतना भी नहीं पता कि नेचर ने जिस चीज़ को उगाया है, अगर उसे उसी फॉर्म में उसे खाया जाए तभी वह फ़ायदा देता है। कुकिंग करके उसमें तरह तरह की चीज़ें मिक्स करके तुम उन वेजिटेबल्स का सारा न्यूट्रिशन मार देते हो। कभी तुमने खरगोश को, कुत्ते को या बिल्ली को किसी वेजिटेबल पकाकर खाते हुए देखा है? अलेक्जेंडर का यह लॉजिक सुनकर कमरे में खड़े तीनों नौकर हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। हालांकि अलेक्जेंडर का लॉजिक बिल्कुल सही था, मगर नौकर अलेक्जेंडर की इस लॉजिक को समझ नहीं पाए थे, क्योंकि उन्होंने तो हमेशा ही सब्जियों को पकाकर खाना चाहिए यही सीखा था। अलेक्जेंडर के साथ ज़्यादा आर्गुमेंट ना करते हुए नौकर अलेक्जेंडर को सीधे किचन के बगल वाले कमरे में ले गया, जहाँ ढेर सारी फ्रेश वेजिटेबल्स रखी हुई थी। कुछ गाजर, कुछ मूली और कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स एक टोकरी में भरने के बाद अलेक्जेंडर ने वो टोकरी नौकर के हाथ में दे दी और कहा, यह सब ठीक रहेगा, अब चलो मेरे साथ। रोहित ने अपने स्पेशल गार्ड को इशारा करके कहा कि वह अलेक्जेंडर को रश्मि के पास ले जाए। नौकर ने सब्जी की टोकरी गार्ड के हाथ में थमा दी। गार्ड अलेक्जेंडर को लेकर नीचे बेसमेंट की ओर चला गया। अनिका बड़ी ही गौर से अलेक्जेंडर की हर हरकत
को नोटिस कर रही थी। जब रोहित को इस बात का एहसास हुआ कि अलेक्जेंडर सिक्योरिटी गार्ड के साथ नीचे चला जा चुका था और अब रोहित और अनिका की बातें नहीं सुन सकता था, तो अनिका की ओर देखकर रोहित ने सिर्फ इशारा करते हुए पूछा कि आखिर टेस्ट रिजल्ट आया कि नहीं। अनिका कुछ देर तक रोहित की आंखों में आंखें डालकर देखती रही। उसके बाद अनिका ने नाम में अपना सर हिला दिया। अनिका की ना देखते ही रोहित का दिल जैसे अचानक ही बैठ गया था। अनिका की ना का यह मतलब था कि अलेक्जेंडर अनिका का बेटा नहीं था। रोहित के दिल में अब तक जो ख्याल एक बुरा सपना बनकर घूम रहा था, अब वह हकीकत में बन चुका था। रोहित के लिए अब अपने फ्यूचर के बारे में सोचना किसी बुरे सपने को देखने से कम नहीं था। रोहित की आंखों के सामने उसका परिवार दो हिस्सों में बटा हुआ दिख रहा था। जब वो अपने माथे पर हाथ रखकर अपने पास पड़े सोफे पर बैठा तब अनिका भी धीरे से उसके सामने आकर बैठ गई। रोहित ने देखा कि अनिका अपना एक हाथ अपने गाल पर रखकर किसी गहरी सोच में थी। इस वक्त अपने ख्यालों से बाहर निकलकर रोहित यह सोचने लगा था कि अगर अलेक्जेंडर अनिका का बेटा नहीं था तो फिर यह बात उसने पहले रोहित को फ़ोन पर क्यों नहीं बताई और वह स्पेशली यहाँ अलेक्जेंडर को मिलने क्यों आई थी। रोहित को इस बात का भी एहसास हुआ कि अनिका जब से आई थी बड़े ही गौर से अलेक्जेंडर को देख रही थी। रोहित जानना चाहता था कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा था। रोहित ने धीमी आवाज़ में अनिका से पूछा, क्या यह कंफर्म हो चुका है कि तुम दोनों माँ बेटे नहीं हो? अनिका ने अपना हाथ नीचे करते हुए रोहित की ओर देखकर कहा, जब मेरा और अलेक्जेंडर का डीएनए मैच किया गया तो हमारे डीएनए स्ट्रक्चर में काफ़ी डिफरेंस नज़र आ रहे थे। राजलक्ष्मी के मुताबिक हम दोनों माँ बेटे नहीं हैं। अनिका की इस बात को सुनकर रोहित का सर झुक गया। रोहित की बॉडी लैंग्वेज देखकर इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे उसने अनिका को कोई धोखा दिया था। तभी अनिका ने धीरे से रोहित की ओर देखकर कहा, मगर यह भी नहीं कहा जा सकता है कि अलेक्जेंडर तुम्हारा बेटा है। अनिका की यह बात रोहित को चौंकाने वाली थी। रोहित फटी हुई आंखों से अनिका को देखने लगा। रोहित ने कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं था। अलेक्जेंडर को देखते ही रोहित को इस बात का एहसास हो गया था कि अलेक्जेंडर की शक्ल हूबहू रोहित से मिलती थी। इसलिए रोहित के मन में अपना और अलेक्जेंडर का डीएनए मैच करवाने का ख्याल भी नहीं आया था। रोहित ने अटकती हुई आवाज़ में अनिका से पूछा, तो क्या मेरा और अलेक्जेंडर का डीएनए मैच नहीं हो रहा है? अनिका ने रोहित को समझाते हुए कहा, जब मैंने तुम्हें पहले फ़ोन किया था तब राजलक्ष्मी ने मुझे बताया था कि मेरा और अलेक्जेंडर का डीएनए स्ट्रक्चर मैच नहीं हो रहा है। जब मैं यहाँ पहुँची तब दोबारा राजलक्ष्मी का फ़ोन आया मुझे यह बताने के लिए कि इस बात को भी अभी कंफर्म नहीं किया जा सकता है। तुम ही अलेक्जेंडर के बायोलॉजिकल फादर हो, क्योंकि तुम्हारे और उसके डीएनए स्ट्रक्चर में भी सिर्फ 90% मैच हो रहा है और बायोलॉजिकल बाप बेटे के बीच 99% से ज़्यादा डीएनए मैच होता है। अनिका की पूरी बात सुनने के बाद रोहित काफ़ी शॉक हो गया था। रोहित के चेहरे के एक्सप्रेशन धीरे धीरे बदलने लगे थे। रोहित धीरे धीरे अनिका की बात पूरी तरह से समझ चुका था। रोहित ने अनिका से पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि इस बच्चे को इससे पहले कि रोहित अपनी बात पूरी कह पाता, अनिका ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ, हो सकता है कि इस बच्चे को जेनेटिक्स इंजेक्शन दिए गए हैं जिससे इसका डीएनए स्ट्रक्चर धीरे धीरे बदल रहा है। रोहित जानता था कि क्रिस्टोफर और उसकी गैंग एक काफ़ी खतरनाक मकसद से जुड़ी थी, मगर जब से अलेक्जेंडर घर आया था तब से लेकर अब तक रोहित ने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था कि शायद क्रिस्टोफर ने इस छोटे से बच्चे के साथ भी वही किया होगा जो क्रिस्टोफर की गैंग हजारों लाखों बच्चों के साथ इतने सालों से करते आए हैं। कुछ देर तक मन ही मन कुछ सोचने के बाद रोहित ने अनिका से पूछा, तो क्या अब यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि क्या अलेक्जेंडर सचमुच मेरा बेटा है या नहीं?
अनिका ने अपने फ़ोन में राजलक्ष्मी का पूरा मैसेज पढ़ने के बाद रोहित से कहा, नहीं ऐसा नहीं है, पता तो ज़रूर लगाया जा सकता है, मगर राजलक्ष्मी के कहने के मुताबिक इसमें थोड़ा वक्त लग सकता था। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि अगर कोई रास्ता है तो फिर उसे तुरंत नतीजे पर क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता है। अनिका ने रोहित को समझाते हुए कहा, देखो बच्चे को जो जेनेटिक्स इंजेक्शन दिए गए हैं उससे बच्चे के डीएनए स्ट्रक्चर में काफ़ी बदलाव आए हैं। कम उम्र में जब इस तरह के इंजेक्शन बच्चे को दिए जाते हैं तो उनके अंदर काफ़ी तेज़ रिजल्ट दिखाई देने लगते हैं। इसलिए पता लगाया जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि आखिर बच्चे का डीएनए स्ट्रक्चर किस फैमिली से बिलोंग करती है। हाँ, मगर एक बात ज़रूर है, यह पता ज़रूर लगाया जा सकता है कि वह तुम्हारा बेटा है या नहीं। हमें अलेक्जेंडर के अलग अलग डीएनए सैंपल राजलक्ष्मी को भेजने होंगे। फिर उन अलग अलग डीएनए सैंपल से राजलक्ष्मी एक ऐसे डीएनए स्ट्रक्चर तक पहुंचा देगी जो अलेक्जेंडर का ओरिजिनल स्ट्रक्चर होगा, मगर ऐसा करने में काफ़ी वक्त लग सकता है। इस काम के लिए राजलक्ष्मी से बेहतर और कोई नहीं हो सकता, मगर खुद राजलक्ष्मी के लिए भी ऐसा करना काफ़ी मुश्किल होगा। इसमें काफ़ी वक्त लग सकता है, मगर मैं जानती हूँ कि राजलक्ष्मी यह पता करने में ज़रूर कामयाब होगी कि आखिर अलेक्जेंडर का ओरिजिनल डीएनए स्ट्रक्चर क्या है। रोहित के लिए अब यह बात कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही थी। रोहित किसी भी तरह यह जानना चाहता था कि आखिर अलेक्जेंडर कौन था। क्या वह रोहित का बेटा था, और अगर था तो उसको जन्म देने वाली माँ कौन थी। रोहित के फ्यूचर से जुड़े कई सवालों का जवाब उस डीएनए टेस्ट रिपोर्ट से जुड़ा था। रोहित जानता था कि इस वक्त उसके पास इंतज़ार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। कुछ देर तक सर झुकाकर बैठे रहने के बाद अचानक ही रोहित ने अनिका की ओर देखकर पूछा, तो क्या यह पता लगाया जा सकता है कि रेशमी उसकी माँ है या नहीं। अनिका ने फिर से रोहित को समझाते हुए कहा, देखो इस वक्त कुछ भी कहना मुश्किल है। अगर रेशमी ही उसकी जन्म देने वाली माँ है, फिर भी जेनेटिक्स इंजेक्शन की वजह से बच्चे का डीएनए स्ट्रक्चर में काफ़ी बदलाव आ चुका होगा, जो उसके ओरिजिनल स्ट्रक्चर से काफ़ी दूर हो सकता है। बच्चे की शक्ल हूबहू तुमसे मिलती है, मगर यह ज़रूरी नहीं कि तुम्हारा बायोलॉजिकल बेटा हो। यह जेनेटिक्स इंजेक्शन वाकई काफ़ी खतरनाक और असरदार है। बच्चे के डीएनए स्ट्रक्चर को धीरे धीरे तुम्हारे डीएनए स्ट्रक्चर के साथ ज़बरदस्ती मैच किया जा सकता है, जिसकी वजह से बच्चा तुम्हारे बॉडी टाइप को अपनाता जा रहा है। यह सारी बातें सुनकर रोहित भी एक पल के लिए सोच में पड़ गया था कि साइंस ने जितनी तरक्की की थी, क्या वह इंसान के लिए उसकी बेहतरीन का रास्ता था, या इंसान सर्वनाश की ओर तेज़ी से उसके कदम आगे बढ़ा रहा था। अगर इसी तरह से इंजेक्शन देकर किसी इंसान जैसा दूसरा इंसान बनाया जा सकता है, तो पता नहीं आने वाले दिनों में इस दुनिया का क्या होगा। जब रोहित यह सब कुछ सोच रहा था, तभी अचानक उसके मन में एक और ख्याल आया। भले ही डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आने में अभी काफ़ी वक्त लग सकता है, मगर एक रास्ता था जिससे यह पता लगाया जा सकता था कि सचमुच रेशमी अलेक्जेंडर की माँ थी या नहीं। अचानक रोहित ने अपनी जेब से अपना फ़ोन निकाला। रोहित ने अनिका के सामने अपनी फ़ोन का स्क्रीन रखी। फ़ोन स्क्रीन पर एक कैमरा के जरिए रोहित और अनिका नीचे बेसमेंट में बैठी रेशमी को देख पा रहे थे। अपने फ़ोन का स्क्रीन को देखते हुए रोहित ने अनिका से कहा, एक माँ चाहे जितनी भी भूखी हो, जब तक अपने बेटे को मिलती नहीं, तब तक अपने माँ होने की कोई ना कोई साइन हम तक जरूर पहुँचाती है। देखते हैं कि आज रेशमी को पेट की भूख ज़्यादा सताती है या अपने ममता की। इसका आगे हुआ क्या, नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।